हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और हाजिर हूँ मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपके बीपीएससी का जीएस पेपर 2 होगा, उसमें जो सेक्शन 2 आपको स्टडी करना है, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये इसी का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी इशू भी चल रहा है काफ़ी दिनों से। ठीक है, तो इसको देखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और हो सकता है जो अभी 64th बीपीएससी मेंस होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इसी क्रम में मैंने ये वीडियो बनाया है और इसमें काफ़ी विस्तार से मैंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में चर्चा की है। काफ़ी सरल शब्दों में आपके लिए नोट्स बनाया है और बहुत ही संक्षिप्त नोट्स बनाया है और सारे मुद्दों पे चर्चा की है। जितने भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम से संबंधित आयाम हैं, तो उस पे चर्चा करते हुए जो ये क्वेश्चन है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, इसको हमने मल्टी डायमेंशनल बनाया है और हर मुद्दे पे चर्चा की है। ठीक है, इस वीडियो में हम परिचय देखेंगे, अर्थात इसमें परिभाषा वगैरह देख लेंगे। यूबीआई या यूनिवर्सल बेसिक इनकम की परिभाषा क्या है, इस योजना को लागू करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और संभावित चुनौतियां क्या है योजना को लागू करने में, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही अन्य पक्षों पे भी हम विचार करने वाले हैं, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में इसके बारे में क्या बताया गया था, वर्तमान घटनाक्रम क्या चल रहे हैं यूबीआई के बारे में, और फिर हम एक निष्कर्ष तक भी पहुंचेंगे कि इस योजना को कैसे लागू किया जाए, विशेषकर भारत के संदर्भ में। ठीक है, देखिए वीडियो के क्रम में मैंने नोट्स भी बना के पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल करवा दिया है, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, सो डैट अगर मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर तैयारी से संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं आज। चलिए देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। इसमें हम परिभाषा वगैरह देख लेते हैं कि आखिर ये जो टर्म है ये टर्म क्या है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। तो देखिए, यूबीआई देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला एक आवधिक बिना शर्त नगद धन राशि का हस्तांतरण है। इसके लिए व्यक्ति के सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये एक प्रकार की आवधिक स्कीम है। आवधिक का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के खाते में एक विशेष अवधि में, वो अवधि 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है या 1 साल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अवधि में व्यक्ति के खाते में नगद धन का हस्तांतरण किया जाएगा। ठीक है, आगे अगर आप इस डिफिनीशन में हम देखें तो बिना शर्त यहाँ पे बात हो रही है। बिना शर्त का मतलब ये है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी शर्त नहीं होगा। ठीक है, उसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे विचार नहीं किया जाएगा। अगर व्यक्ति जॉब में है या व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, तब भी यूबीआई के अंतर्गत उस व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूबीआई है, जिसको हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं, इसका यूनिवर्सल डिफिनीशन है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस योजना का लाभ देश में निवास करने वाले सभी लोगों को मिलता है, चाहे वो जॉब में हो या बेरोजगार हो। ठीक है, चाहे वो जितनी भी राशि अर्न करते हों या कोई भी राशि अर्न ना करते हों, तो सब लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है और इसी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखिए तो यूबीआई की प्रकृति सार्वभौमिक है, अर्थात यह लक्षित नहीं है। तो इस सेंटेंस को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। सार्वभौमिक का मतलब ये है कि यूबीआई सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, यह लक्षित नहीं है। लक्षित का मतलब जैसे सरकार अभी काफ़ी सारी योजनाएं चलाती हैं देश में, अगर आप देखें तो जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फ्री में। ठीक है, या इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे अनेक कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर इन योजनाओं की प्रकृति आप देखें तो ये लक्षित योजनाएं हैं। लक्षित का अर्थ ये है कि ये सभी वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध योजनाएं नहीं है। ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं या जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए तबके के लोग हैं, उन्हीं लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलता है, अर्थात ये लक्षित योजना है। लेकिन अगर हम सार्वभौमिक योजना की बात करें तो इसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है, ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है। इसीलिए यूबीआई की जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूबीआई एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी देता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को आजीविका हेतु सरकार द्वारा एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये यूबीआई का पूरा कॉन्सेप्ट है। एक न्यूनतम आय की गारंटी है एक तरह से यूबीआई,
जो सरकार कहती है कि अगर आप कोई काम करें या कोई काम ना करें, हम प्रत्येक माह या प्रत्येक आवधिक, ठीक है, वो सरकार तय कर सकती है कि अवधि क्या होगी राशि ट्रांसफ़र करने की। तो उस अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को सरकार द्वारा एक न्यूनतम जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। तो यही यूबीआई का पूरा मूलभूत अवधारणा है, ठीक है। तो इसमें हमने परिचय देख लिया, इसकी परिभाषा देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूबीआई के बारे में और भी मुद्दों पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये परिचय और परिभाषा बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो इसको आप ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 और यूबीआई। तो अगर हम भारत में यूबीआई के बारे में बात करें, यूबीआई का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, तो मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम को यूबीआई ही बोलूँगा जब मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। तो देखिए भारत में अगर आप यूबीआई की बात करें तो सबसे पहले इसकी अवधारणा आई भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में, ठीक है। और भारत में यूबीआई की अवधारणा चर्चा में इसलिए है क्योंकि वर्ष 2016-17 के आर्थििक सर्वेक्षण में यूबीआई को एक अध्याय के रूप में शामिल करके भारत में इसके कार्यान्वयन के विविध पक्षों पर चर्चा की गई थी, ठीक है। अगर आप 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो उसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे एक अलग से चैप्टर शामिल किया गया था। और चैप्टर शामिल करने के बाद में जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उसके विविध पक्षों पर चर्चा की गई थी कि भारत में इसको कैसे लागू किया जा सकता है, इसको लागू करने से भारत में क्या लाभ होने वाले हैं और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। तो इन सारे मुद्दों पे चर्चा की गई थी 2016-17 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें। चलिए और भी हम देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में और भी क्या बातें थी। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में यूबीआई को भारत में गरीबी कम करने का एक संभावित विकल्प बताया गया था, ठीक है। ऐसा उसमें बताया गया था आर्थिक सर्वेक्षण में कि यूबीआई के माध्यम से भारत में गरीबी के स्तर को कम किया जा सकता है। देखिए आप देख सकते हैं जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर अब तक गरीबी निवारण के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान समय में भी अनेक योजनाएं चल रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं मनरेगा जैसी स्कीम भी है, या उससे पहले भी कई सारे स्कीम चलाए गए हैं सरकार के द्वारा, 20 पॉइंट प्रोग्राम थे, ठीक है। लेकिन अभी भी गरीबी भारत में व्याप्त है और काफ़ी विशाल पैमाने पे है, ठीक है। ये सही है कि भारत में गरीबी का जो स्तर है धीरे धीरे कम हो रहा है, बट फिर भी समाज में गरीबी अभी भी व्याप्त है। तो इसी के मद्देनज़र जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें ये कोशिश किया गया था कि जो तमाम पुरानी योजनाएं अगर वो गरीबी को ख़त्म करने में सफल नहीं रही हैं तो क्यों ना उसके एक विकल्प के रूप में यूबीआई को लाया जाए और यूबीआई के माध्यम से ये प्रयोग किया जाए कि गरीबी को समाप्त किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए यूबीआई की चर्चा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। इसके अनुसार गरीबी कम करने के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के विकल्प के रूप में यूबीआई का प्रयोग किया जा सकता है। आप देखिए गरीबी कम करने के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कल्याण योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार स्वच्छता पे खर्च कर रही है, सरकार स्वास्थ्य पे खर्च कर रही है, सरकार शिक्षा पे खर्च कर रही है, ठीक है। तो ये जो सारी योजनाएं हैं इसका लक्ष्य क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में सारी सुविधाएं प्राप्त हो और वो गरीबी रेखा की जो है उससे बाहर निकल सके, गरीबी के दलदल से वो बाहर आ सके, ठीक है। आगे देखते हैं। यूबीआई अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न प्रकार के सब्सिडी का बेहतर विकल्प है, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण में ही बताया गया था कि जो सरकार अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं और विभिन्न प्रकार के सब्सिडी दे रही है। जैसा कि आप देखते होंगे जो गैस है उस पर भी सब्सिडी मिलता है, यूरिया सब्सिडी है, फूड सब्सिडी है। तो इन सारी सब्सिडीज़ पे जो सरकार खर्च कर रही है तो क्यों ना इन सारे सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया जाए और इन सब्सिडी में जो सरकार राशि खर्च करती है तो सब्सिडी को ख़त्म करने से जो राशि बच जाएगी उसी राशि का उपयोग यूबीआई के लिए किया जाए और लोगों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाए जो पैसा है। तो ये सारी योजनाएं थी इसमें। चलिए आगे देखते हैं। तो यूबीआई जैम का क्या मतलब है? देखिए जनधन, आधार और मोबाइल। तो ये वित्तीय समावेशन का एक बहुत बड़ा उपकरण है जिसमें जो जनधन अकाउंट है उसकी मदद से और जो आधार नंबर दिए गए हैं लोगों को तो आधार नंबर की मदद से और मोबाइल की मदद से, ठीक है, वित्तीय समावेशन बढ़ाने और जो डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जैम जो है, ठीक है। तो यूबीआई जैम प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को सीधे नगद हस्तांतरण करके प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो बातें थी आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में यूबीआई के बारे में कही गई थी एक अलग से अध्याय को शामिल करके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूपीआई के पक्ष में तर्क हम देख लेते हैं कि क्यों यूबीआई लाभदायक हो सकता है या उसके पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, क्या क्या मजबूत तर्क हैं कि यूबीआई को भारत में लागू किया जाना चाहिए।
देखिए सबसे फर्स्ट इसमें देश में असमानता कम करने व गरीबी दूर करने में सहायक है। ठीक है, अगर आप यूबीआई लागू करते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं या जो अन्य लोग हैं उनके खाते में एक निश्चित राशि प्रत्येक माह भुगतान की जाएगी, जिससे जो आर्थिक असमानता है देश में वो कम हो जाएगी और जो गरीब लोग हैं उनको न्यूनतम आय की गारंटी प्राप्त हो जाएगी। उनकी गरीबी दूर करने में ये योजना सहायक होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों के पास में जब पैसा आएगा तो लोग क्या है खरीदारी करेंगे, तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, इससे आजीविक अर्थव्यवस्था में सकल मांग अधिक होगी, जिससे उत्पादन, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, जब एक बार लोगों के पास पैसा रहेगा, जब लोग परचेज करेंगे, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो अर्थव्यवस्था में मांग है वो बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो जो औद्योगिक उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस सारे पक्ष में तर्क हैं यूबीआई के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यूबीआई के माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति तक सामाजिक सुरक्षा की पहुंच हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, वर्तमान सरकार विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं के माध्यम से लोगों के कल्याण का प्रयास करती है। अनेक तरह के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये पहले ही मैंने बताया। ठीक है, इन योजनाओं के स्थान पर सरकार नगद पैसा देना चाहती है, ताकि लोग अपनी पसंद का सामान खरीद सकें और सेवाएं प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब सरकार को ये लगता है कि ये जो सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं हों या आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को बंद कर दिया जाए और लोगों को नगद पैसा दे दिया जाए, ताकि लोग अपनी पसंद से जो सेवाएं हैं वो प्राप्त कर सकें और अपने पसंद के जो सामान है उसको खरीद सकें। ठीक है, तो इसके लिए भी एक सकारात्मक तर्क है यूबीआई के पक्ष में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यूबीआई योजना से सरकारी धन के अपव्यय व भ्रष्टाचार कम करने में सहायक, क्योंकि पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जाएगा। देखिए अभी जो योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, सामाजिक और आर्थिक योजनाएं, तो इसमें काफ़ी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार भी देखने के लिए मिलता है। और अगर सब्सिडी की भी बात करें तो सब्सिडी रिसाव एक बहुत ही गंभीर समस्या है भारत में, जिसके अंतर्गत जो योजना का लाभ जिन लोगों को, जिन वर्गों को मिलना चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाता, और जो बिचौलिए हैं वो योजना का लाभ हड़प लेते हैं। ठीक है, तो सरकार को लगता है कि क्यों ना लोगों के खाते में डायरेक्टली पैसा भेजा जाए, इससे भ्रष्टाचार कम करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, और जो सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है, जो सरकारी धन वैसे लोग हड़प ले रहे हैं जो उसके पाने के योग्य नहीं है, तो उससे भी सुरक्षा प्राप्त होगी। तो इसीलिए सरकार यूबीआई को लागू करने के पक्ष में तर्क देती है। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब वित्तीय समावेशन क्या है, इसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को पता होगा वित्तीय समावेशन के बारे में। वित्तीय समावेशन के बारे में यह है कि सारे लोगों को, जितने भी देश में निवास करने वाले नागरिक हैं, इनकी बैंकिंग तक और जो आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था उस तक पहुंच होनी चाहिए। तो वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए सरकार की अनेक योजनाएं, जिसमें जनधन योजना भी सबसे लेटेस्ट है, जिसके तहत जो गरीब परिवार के लोग थे इनको मुफ्त में बैंक अकाउंट खोला गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यूबीआई के विपक्ष में तर्क या फिर चुनौतियाँ क्या क्या हैं इसको लागू करने में, या इसकी संभावित कमियाँ क्या क्या हैं, तो इन सारे मुद्दों पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि गरीबों को न्यूनतम आधारभूत आय प्राप्ति की गारंटी उन्हें आलसी बना सकता है, वह वे काम ना करने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जितने भी गरीब लोग हैं उनको एक मुश्त राशि प्रत्येक महीने प्रदान करने लगे, तो वो फिर काम क्यों करेंगे? उनको जब फ्री में पैसा मिल रहा है तो हो सकता है वो काम ना करें। ठीक है, और ऐसे में जो भारत में श्रम बल है, श्रम बल संकुचित हो जाएगा, लोग काम करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी सबसे पहली संभावित कमियाँ हैं। दूसरी कमी के बारे में बात करें तो इस बात की गारंटी नहीं दी गई है कि दी गई नकदी उत्पादक गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर ही खर्च की जाएगी, या तंबाकू, शराब, ड्रग्स और अन्य लग्जरी वस्तुओं पर भी खर्च की जा सकती है। मान लीजिए जो सरकार बुनियादी आय लोगों को उपलब्ध करा रही है प्रत्येक महीने, अगर उसको सकारात्मक गतिविधियों पर खर्च ना किया जाए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस राशि का दुरुपयोग करें, उसको स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च ना करके तंबाकू, शराब और ड्रग्स के लिए अगर खर्च करने लगे, तो जो पूरी की पूरी योजना है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक उत्थान है, गरीबी निवारण है, तो योजना का जो पूरा प्रारूप है वही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक चुनौती है योजना लागू करने में। नेक्स्ट आप इसमें पॉइंट देख लीजिए, लोगों को मुफ्त नगद देने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी। ये भी सिंपल है, अगर सारे लोगों के पास में पैसा होगा और मार्केट में उसी हिसाब से जो आइटम है, जो सामान है, अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा यहाँ पे, और जो सामान है उसकी कीमत बढ़ जाएगी और मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, योजना की व्यय राशि पूरा करने में सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। बढ़े व्यय के अनुपात में सरकारी आय ना बढ़ने पर राजकोषीय घाटा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी विशाल योजना है। इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार को अपार धन राशि की आवश्यकता होगी, और अगर सरकार की जो व्यय होने वाली राशि है इस योजना के अंतर्गत उसी अनुपात में अगर सरकार राजस्व जनरेट नहीं करती है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं होती, तो योजना को पूरा करने के लिए सरकार को विविध पक्षों से कर्ज या उधार लेना पड़ेगा, और ऐसे में सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ता राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था पे एक दबाव की तरह काम करेगा। ठीक है, और जो देश की आर्थिक स्थिति है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। तो ये भी आपको अच्छे से समझना है। चलिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट देख लीजिए, कई विशेषज्ञों का मानना है कि यूबीआई का बोझ बहुत विकसित अर्थव्यवस्था ही उठा सकती हैं जहां सरकार की राजस्व से आय अधिक हो। अब क्यों बहुत विकसित अर्थव्यवस्था उठा सकते हैं ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि यूबीआई को लागू करने में अत्यधिक विशाल धनराशि की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ यूबीआई को लागू करने में वित्त की उपलब्धता सबसे गंभीर प्रश्न है। ठीक है, जितने भी हमने मुद्दों पे बात की, जितने भी हमने चुनौतियों पे बात की, उन चुनौतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वो वित्त की समस्या है। ठीक है, क्योंकि विशाल धनराशि की आवश्यकता होगी योजना के लिए, और ऐसे में सभी देश की जो सरकारें हैं उनको वित्त प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की राह इसमें देख लेते हैं, आगे क्या किया जाना चाहिए, कैसे यूबीआई को लागू किया जा सकता है, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, और वैश्विक स्तर पे क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इस पे हम बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए विश्व के जो अर्थशास्त्री हैं, असमानता, मजदूरी में धीमी वृद्धि दर तथा बढ़ते ऑटोमेशन के कारण यूबीआई की वकालत कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जो यूबीआई की संकल्पना है ये भारत की संकल्पना नहीं है, इससे पहले भी यूरोप और अमेरिका में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और उन्हीं देशों के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने यूबीआई की वकालत की है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत में भी इस योजना को लागू करने के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, तो विश्व के जो अर्थशास्त्री क्यों यूबीआई की वकालत कर रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि वैश्विक स्तर पर जो आय की असमानता है काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप देखें तो जो अमीर लोग हैं और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो और भी गरीब होते जा रहे हैं, जो वैश्विक संसाधन हैं उस पर कुछ विशेष लोगों का कब्जा है। ठीक है, और जो जनमानस वर्ग है, जो जन सामान्य वर्ग हैं, वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। तो इसीलिए उनको लगता है कि यूबीआई लाया जाना चाहिए। ठीक है, और साथ में अगर आप देखो तो वर्तमान समय में मजदूरी में भी काफ़ी धीमी वृद्धि दर हो रही है, लोगों के जो वेतन है वो काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से आर्थिक विकास हो रहा है, क्योंकि आर्थिक विकास का जो पूरा का पूरा लाभ है कुछ विशेष वर्गों के द्वारा हड़प लिया जा रहा है। अब भारत में भी इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं। ठीक है, जो रिच लोग हैं और रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर हैं वो और पुअर होते जा रहे हैं, उनकी स्थिति और दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है यूबीआई वकालत करने का। और बढ़ते ऑटोमेशन, देखिए ऑटोमेशन को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। तो अगला वाला जो टॉपिक है उसमें हम ऑटोमेशन देखते हैं। देखिए बढ़ते ऑटोमेशन जैसे मशीन, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लोगों के समक्ष रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। तो ये आप अच्छे से समझिए, ऑटोमेशन में क्या है, हम किसी भी इंडस्ट्री में मशीन का उपयोग करने लगते हैं, हम रोबोट का भी उपयोग कर रहे हैं और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे जो श्रमिकों की संख्या थी किसी भी औद्योगिक कंपनी में वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। पहले जो काम 100 लोग करते थे, अभी एक मशीन या एक रोबोट 100 लोगों का काम कर रहा है। इससे क्या परेशानी हो रही है, इससे क्या समस्या हो रही है कि लोगों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है और लोगों के समक्ष बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए इस बेरोजगारी की स्थिति को दूर करने के लिए या बेरोजगारों को एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूबीआई की बात की जा रही है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूबीआई को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा वित्त की समस्या है, पहले भी हमने इस बात में चर्चा की है। देखिए यूबीआई के लिए धन की आपूर्ति हो तो रॉबोट टैक्स का विचार एक नवीन अवधारणा है। तो देखिए रोबोट टैक्स आप यहाँ पे समझ लीजिए, रोबोट टैक्स क्या होता है। तो रोबोट टैक्स की जो अवधारणा है काफ़ी नवीन है, और इसके बारे में जो स्पेसएक्स के फाउंडर हैं एलन मस्क या जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो इन लोगों ने भी इसके बारे में चर्चा की है कि मान लीजिए अगर किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में कोई भी श्रमिक कार्य करता है, तो श्रमिकों की जो आय होती है सरकार उस आय पे क्या करती है, कर लगाती है, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वहाँ पे ऑटोमेशन होता है कंपनी में और श्रमिक के स्थान पे रोबोट से काम करवाया जाता है। तो ऐसे में क्योंकि रोबोट तो कोई व्यक्ति नहीं है कि रोबोट ने जो काम किया है और उससे जो इनकम जनरेट हुआ है उस पर एक टैक्स लगाया जाए, तो इन लोगों का, विशेषज्ञों का यही बोलना है कि अगर रोबोट का प्रयोग किया जाता है कंपनी पे और अगर कोई रोबोट किसी श्रमिक के बदले में कार्य करता है और जो श्रमिक को वेतन दिया जाता है, श्रमिक के वेतन से जो सरकार इनकम टैक्स कलेक्ट करती,
तो उसी के स्थान पे सरकार को क्या करना चाहिए कि जो रोबोट ने काम किया है तो रोबोट से टैक्स लिया जाना चाहिए, ठीक है। और उसी रोबोट टैक्स का उपयोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए जो राशि की आवश्यकता है उसको पूरा करने में किया जाना चाहिए, ठीक है। तो रोबोट टैक्स को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में भी ऑटोमेशन का उपयोग करने वाली कंपनियों पर रोबोट टैक्स के अनुरूप ज़्यादा कर लगाया जा सकता है व प्राप्त धनराशि का उपयोग यूबीआई हेतु किया जा सकता है, ठीक है। तो ये काम हम भारत में भी कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे भारत में भी कई सारी कंपनियां हैं वो ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही हैं, अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो रोबोट हैं उसका उपयोग कर रही हैं या मशीन का उपयोग कर रही हैं, और इससे जो श्रमिक हैं वो रोजगार से बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि भारत सरकार भी रोबोट टैक्स के तर्ज पे जो कंपनियां ऑटोमेशन कर रही हैं वहाँ से ज़्यादा कर वसूल सकती हैं, और जो कर से राशि की प्राप्ति होगी उसका उपयोग यूबीआई के लिए किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत में यूबीआई लागू करना एक चुनौती है। इसके स्थान पर कुछ वर्गों के लिए यह योजना लागू की जा सकती है, ठीक है। देखिए यूबीआई का जो यूनिवर्सल डिफिनीशन है वो ये कहता है कि जो देश है या कोई भी क्षेत्र है उसके सभी नागरिकों के लिए यह योजना लागू की जाती है, चाहे उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, उसकी रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, सभी लोगों के लिए योजना लागू की जानी चाहिए। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पे यूबीआई को लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश की आबादी 130 करोड़ है और सारे लोगों को एक आधारभूत बुनियादी आय प्रदान नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत में अगर इस योजना को लागू करना है तो यूबीआई के स्थान पर एक ऐसा योजना लाया जाना चाहिए जिसमें कुछ विशेष वर्ग, जो गरीब वर्ग के लोग हैं या जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इस प्रकार के जो नगद हस्तांतरण की व्यवस्था है वो लाई जा सकती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम यूबीआई से संबंधित वर्तमान घटनाक्रम क्या क्या हुआ है तो उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यूबीआई के तर्ज पर न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया है तथा इसका नाम न्याय योजना रखा है उन्होंने, ठीक है। अब इस योजना में क्या है कि योजना के अंतर्गत 20% गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 72,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में इस प्रकार की एक योजना की चर्चा की है, जिसके कारण भारत में जो यूबीआई है वो एक चर्चा का विषय बन गया है, और इसीलिए मैंने ये टॉपिक कवर किया है कि हो सकता है एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाए अभी, ठीक है। चलिए लेटेस्ट और इसमें क्या चल रहा है कि सिक्किम के सरकार ने वर्ष 2022 तक अपने राज्य में यूबीआई को लागू करने का फैसला किया, ठीक है। तो सिक्किम की सरकार इस तर्ज पे प्रयास कर रही है, और जो सिक्किम की वर्तमान सरकार है तो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बारे में चर्चा किया, और उसी के अनुरूप वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2022 तक सिक्किम में यूबीआई को लागू किया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूबीआई के प्रभाव को समझने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के 8 गाँवों में एक पायलट योजना प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो यूबीआई के क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होंगे, लोगों के जीवन स्तर को कैसे प्रभावित करेगा, ये गरीबी को दूर करने में और बेरोजगारी को दूर करने में कैसे सहायक है, या अन्य सामाजिक आर्थिक आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है, इन सारे मुद्दों को समझने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है एमपी में, ठीक है। और जो उसके परिणाम आएंगे उसका अध्ययन किया जाएगा, और इस बारे में फिर आगे प्लानिंग की जाएगी कि इसको कैसे लागू किया जाए या लागू नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये सारे वर्तमान घटनाक्रम है, आप एग्जाम में इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस पे पहुंचते हैं। देखिए यूबीआई का विचार भारत की जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार के साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगी, क्योंकि यूबीआई का विचार तो अच्छा है, और अगर इसको लागू किया जाए तो जो भारत की जनता के समक्ष स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उनको दूर करने में सहायता मिलेगी, साथ ही जो उनका जीवन स्तर है वो भी उच्च होगा, ठीक है। परंतु भारत में यूबीआई तब तक संभव नहीं है जब तक कि वर्तमान सभी योजनाओं में दी जा रही सब्सिडी को समाप्त नहीं कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा सरकार अनेक सब्सिडी और विकास योजनाएं चला रही हैं जिसमें सरकार को अत्यधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, ऐसा नहीं हो सकता भारत में, क्योंकि सरकार के पास इतनी ज़्यादा वित्त की उपलब्धता नहीं है कि वो विभिन्न योजनाओं में दी जा रही सब्सिडी को भी जारी रखे और साथ में यूबीआई का भी कॉन्सेप्ट लाए, ठीक है। तो भारत में यही करना पड़ेगा अगर यूबीआई को लागू करना है कि जो भी सरकार सब्सिडी योजनाएं चला रही हैं या सब्सिडी दे रही हैं, चाहे फूड सब्सिडी हो, एजुकेशन सब्सिडी हो, ठीक है, या किसानों को दिए जाने वाले सब्सिडी हो, जैसे यूरिया पे सब्सिडी मिलता है, सीड्स पे सब्सिडी मिलता है, उसके बाद में इंश्योरेंस, जो क्रॉप इंश्योरेंस है उस पर सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है, सिंचाई पे सरकार सब्सिडी देती है। तो ये सारे सब्सिडी सरकार को बंद करने पड़ेंगे और उसके स्थान पे यूबीआई को लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भारत में एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। चलिए आगे देख लीजिए। भारत में यूबीआई की व्यवस्था करने के बजाय सामाजिक आर्थिक जनगणना की मदद से सर्वाधिक गरीब व वंचित वर्गों के लिए निश्चित आय की व्यवस्था करना ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए पूरे देश के लिए यूबीआई लाना भारत में संभव नहीं है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है और सभी लोगों को एक न्यूनतम आय प्रदान नहीं किया जा सकता। उसके स्थान पे ये सही रहेगा कि जो भी सामाजिक आर्थिक हम जनगणना करते हैं, जैसे लेटेस्ट जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था, और उसी को आधार बना के सरकार गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं और लाभार्थियों की पहचान कर रही है। ठीक है, तो सरकार को यही करना है कि वैसे ही डेटा का उपयोग करके जो गरीब और वंचित लोग हैं, ठीक है, उनके लिए निश्चित आय योजना लागू की जाए, जिससे जो उनकी जीवन स्तर है, उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है उसमें सुधार हो और वो गरीबी से बाहर निकल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैंने यूबीआई को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कवर किया है और काफ़ी संक्षेप में नोट्स आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, और काफ़ी सरल भाषा का भी मैंने प्रयोग किया है, सो डैट आपको समझने में परेशानी ना हो। देखिए यूबीआई में अगर आप फैक्ट्स की बात करें तो काफ़ी सारी बातें हैं इसमें करने के लिए। आप इस पर 10 पेज 15 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने संक्षेप में इसलिए नोट्स बनाए क्योंकि नोट्स बनाना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक बार नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने के साथ साथ आपको याद भी होना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने 10 पेज का कोई नोट्स ही बना लिया बट आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाए, आप उसको याद नहीं कर पाए, तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए संक्षेप में नोट्स बनाने की, उतने ही नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं हम जो आपके लिए लाभदायक हो और आप एग्ज़ाम में उतना लिख के आ सके। ठीक है, अगर आप ये सारी बातें भी एग्ज़ाम में लिख देंगे, अगर 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो आपको 26-27 नंबर आराम से मिल जाएंगे, और अगर 38 नंबर में आपको 26-27 नंबर मिल जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा मार्क्स होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और देखिए मैं बार बार एक बात आप लोगों को और बताता हूँ कि मेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे आप डिपेंडेंट मत रहिए। फैक्ट्स याद करने के एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन से ज़्यादा आप फैक्ट्स याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझें। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर आप उसको लिख देंगे। लेकिन अगर आप फैक्ट्स की दुनिया में खोए रहेंगे तो फैक्ट्स का कोई अंत नहीं है। ठीक है, इतने ज़्यादा फैक्ट्स याद होते ही नहीं है, चाहे कोई भी इंसान हो वो एक लिमिट तक ही फैक्ट्स याद कर सकता है। इसीलिए जो भी आप नोट्स बनाते हैं, आपने मेरे नोट्स में भी देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट्स यूज नहीं करता, और जो मैंने अपने मेंस एग्ज़ाम में लिखा था आंसर उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा फैक्ट्स यूज नहीं किया था, क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद कर ले। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम फैक्ट्स के साथ जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्लाइड बातें हैं उसको समझा जाए और उसकी अप्लाइड बातों को एग्जाम में लिखा जाए। ठीक है, देखिए फैक्ट्स तो कोई भी याद कर सकता है, बट जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक एनालिसिस करने की क्षमता है, वो राइटिंग स्किल से आएगी आपके अंदर। और फैक्ट्स के लिए तो प्री एग्जाम है ही, प्री में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेंस में क्या है, मेंस में सब्जेक्टिव लेने का एग्ज़ाम क्या रीज़न है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है, जो एग्ज़ामिनेशन करने वाले लोग हैं, वो आपको एनालिसिस करके देखना चाहते हैं, वो आपके एनालाइजिंग पावर को चेक करना चाहते हैं। इसीलिए मेंस में फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए, एनालिसिस पावर बढ़ाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को कैसे लागू करना है, कैसे उसका को अप्लाई करना है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके लाभ हानियाँ क्या हैं, समाज के लिए क्या उपयोगिता है, इन सारे मुद्दों पे चर्चा करके आप अपनी नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम हॉल में इसी को आधार बना के अपना आंसर लिखिए, आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और तैयारी से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।